नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं अपने YouTube चैनल ऑन गणेशम केमिस्ट्री क्लासेज पर एक नेम रिएक्शन के रूप में परकिन कंडेंसेशन रिएक्शंस। परकिन कंडेंसेशन रिएक्शंस के बारे में हम आपको बता दें कि परकिन कंडेंसेशन रिएक्शंस होती है वो एक प्रकार की कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है जो कि एक इंग्लिश रसायनज्ञ विलियम हेनरी परकिन के द्वारा डेवलपमेंट की गई थी, मतलब विकसित की गई थी। और इन्हीं के नाम पर इसका नाम परकिन रखा गया, यानी परकिन कंडेंसेशन रखा गया। परकिन तो इस प्रकार रखा गया क्योंकि इसके जो वैज्ञानिक थे विकसित करने वाले वो परकिन थे, लेकिन कंडेंसेशन इसलिए रखा गया क्योंकि कंडेंसेशन का मतलब होता है इसको संघनित किया गया। ये दो प्रकार से कंडेंसेशन होता है इसका, एक तो सेल्फ, एक होता है इंड्यूस। सेल्फ तो मतलब क्या है, खुद ही कंडेंसेशन हो जाती है, और दूसरा है जो वो है इंड्यूस। इंड्यूस होती है वो हमें बाह्य वातावरण से या बाह्य टेम्परेचर बढ़ा करके की जाती है। इसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड का निर्माण होता है। विशेषकर इसको सिनेमिक एसिड को बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। और इसमें जो रिएक्टेंट लिए जाते हैं वो एसिटिक एनहाइड्राइड और एरोमेटिक एसिड एल्डिहाइड लिए जाते हैं, जो कि एल्कली मेटल यानी कि सोडियम पोटेशियम के लवणीय सेंट, अम्लीय विलयन में लवणीय सेंट जो सेल्ट होता है उसकी प्रेजेंस में की जाती है। तो इसको हम एक बार और बता दें आपको डेफिनेशन कि द परकिन रिएक्शंस इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। परकिन रिएक्शन होती है वो एक ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है डेवलप्ड बाय इंग्लिश केमिस्ट, जो कि इंग्लिश केमिस्ट विलियम हेनरी परकिन के द्वारा ये विकसित की गई या विकास किया गया इसका। दैट इज़ यूज टू मेक सिनेमिक एसिड, जिसका उपयोग किया जाता है सिनेमिक एसिड को बनाने के लिए। इट गिव्स एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड देती है। अनसैचुरेटेड को आप जानते ही होंगे, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाली। भाई एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड के एल्डोल कंडेंसेशन के द्वारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड बनाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्कली सेल्ट ऑफ एसिड। किसकी उपस्थिति में? अम्लता मतलब क्या है, अम्लीय विलयन में एल्कली सेल्ट जलीय लवण की, मेटल के जो जलीय लवण थे और मेटल का जो जलीय लवण काम में ले जाते हैं वो ले जाते हैं सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम के जो जलीय लवण लिए जाते हैं उसकी अम्लीयता के रूप में या अम्लीय विलयन के रूप में इसको रिएक्शन के रूप में काम में लिया जाता है। अब हम आपको बताने वाले हैं इसकी रिएक्शंस होती है वो क्या होती है। देखो, रिएक्शंस होती है वो इस प्रकार से होती है, जैसा कि हमने आपको डेफिनेशन में बताया था कि एक तो ले लेते हैं इसकी एरोमेटिक एल्डिहाइड, दूसरा लेते हैं हम एसिटिक एनहाइड्राइड। और जो कैटलिस्ट के बारे में हमने बताया था, कैटलिस्ट जो लेते हैं एल्कली सेल्ट ऑफ एसिड, मतलब क्या है, एसिड के एल्कली लवण यानी कि सोडियम या पोटेशियम। तो कोई सा भी ले लेते हैं, सोडियम या पोटेशियम, इसको लिखते हैं एल्कली लवण, ACON लिख देते हैं शॉर्ट में, यानी एसिटिक या सोडियम लवण लेते हैं, CH3COON भी कहा जा सकता है इसको। ये लेते हैं तो इसका जो कंपाउंड बनता है वो बनता है, एक तो ये बनेगा CH3COOH, क्या बनता है, एसिटिक एसिड। एक तो एसिटिक एसिड बनता है, दूसरा जो कंपाउंड बनता है हमारा वो बनेगा, जो मेन कंपाउंड ग्रुप में बनता है वो बनता है C6H5
CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये बनता है हमारा सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड बनता है। अब इसकी मैकेनिज्म के बारे में देखें तो मैकेनिज्म दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं कि मैकेनिज्म होती है वो दो प्रकार से होती है। एक तो होती है इंड्यूस कंडेंसेशन, दूसरी होती है सेल्फ कंडेंसेशन। तो पहले इंड्यूस कंडेंसेशन होती है वो तो अपनी जो बीएससी छोटी क्लास होती है, बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इनमें पढ़ी जाती है। लेकिन जो सेल्फ कंडेंसेशन होती है, सेल्फ कंडेंसेशन होती है वो एमएससी प्रीवियस यानी एमएससी के लिए पढ़ी जाती है, हायर लेवल के लिए पढ़ाई जाती है। तो सर्वप्रथम हम आपको पहले तो बीएससी लेवल की बताएंगे मैकेनिज्म, फिर बाद में हम एमएससी लेवल हायर लेवल वाले बताएंगे। तो पहले बताते हैं हम आपको मैकेनिज्म। वो है इंड्यूस कंडेंसेशन। एक कंडीशन में इंड्यूस कंडेंसेशन के बारे में पढ़ेंगे पहले हम। दोस्तों आप सही प्रकार से देख लेना, ये है बीएससी वालों के लिए, ओनली बीएससी। इंड्यूस कंडेंसेशन का मतलब होता है हम बाह्य रूप से या अपनी तरफ से बर्नर की सहायता से या फिर किसी के द्वारा हीट देते हैं तो उसे इंड्यूस कंडेंसेशन कहते हैं। इंड्यूस कंडेंसेशन के लिए हम पहले इसको 3-4 स्टेपों में बांट सकते हैं इसको सिंपल रूप देने के लिए। तो हम पहला स्टेप बनाते हैं इसमें, फर्स्ट स्टेप करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम जो ये लिया था एल्काइल सल्ट ऑफ एसिड, अम्ल के एल्काइल लवण लिया था, उसको हम किस में बदलेंगे, आयनों में विभाजित कर देते हैं। देखो आयनों में विभाजित करेंगे हम। पहला है हमने जो लिया था SCONA, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं CH3COONA। ACOONA या CH3COONA भी ले सकते हैं। इसको जब हम दो भागों में विघटित करते हैं तो ये रिवर्सिबल प्रक्रिया होती है और ACO ये तो नेगेटिव के रूप में अलग हो जाता है, प्लस Na है जो पॉजिटिव चार्ज के रूप में बाहर निकल जाता है। अपन का तो दूसरा स्टेप होता है, दूसरा स्टेप बोलेंगे वो होगा सेकंड स्टेप। ये जो ACO नेगेटिव है मतलब एसिटेट आयन है, एसिटेट आयन होगा जो वो अपने किस पर अटैक करेगा, एनहाइड्राइड वाले समूह पर। तो ACO नेगेटिव प्लस ऑक्सीजन CH3 इस पर अटैक करवाते हैं, प्लस का चिन्ह है। तो अपन जो तीर निशान के बाद में यानी कि जो बनेगा अपन का कंपाउंड बनने वाला है वो कैसे बनेगा, देखो एसिटेट आयन का जो नेगेटिव आयन है वो इस एनहाइड्राइड के हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉनों को इसके लिए दे देगा और H प्लस के रूप में ACOH यानी एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटेट आयन के साथ चला जाएगा। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज ये दे देगा, अपनी इलेक्ट्रॉनों को यहाँ दे देगा, यहाँ पर दे देगा।
तो इस पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का अधिकतम करंट नेगेटिव चार्ज। तो हमारा जो क्या बनेगा, ये एच इनरोलेट आयन बन जाएगा इस एक प्रकार से। किस बन जाएगा, CH2 नेगेटिव बॉन्ड C O CH3, ये बन गया। तीसरा स्टेप लेते हैं हम। तीसरा स्टेप लेंगे तो उसमें क्या होगा कि ये जो इनोलेट आयन बना है अपन का, वो अटैक करेगा। इनोलेट आयन किस पर अटैक करेगा, कार्बोनिल एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड पर, एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करेगा ये। ये इस प्रकार से अब ये अटैक करेगा। तो जो नेगेटिव आयन है वो किस पर अटैक करने वाला है, इस कार्बन पर, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, इसलिए ये नेगेटिव आयन इस कार्बन पर अटैक करेगा। यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर चले जाएंगे। अगला जो बनेगा हमारा, जो कंपाउंड बनने वाला है वो बनेगा हमारा C6 H5CO नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ गए ऑक्सीजन पर, तो ये नेगेटिव हो गया इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण। फिर ये हाइड्रोजन, फिर जो CH2 बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर जो अटैक किया, तो उसको हम एक तरीका से ले सकते हैं, CH3 इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। अब यहाँ से आगे का स्टेप होगा हमारा, इससे नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा फोर्थ स्टेप। उसमें होगा प्रोटोनेशन की प्रक्रिया पूरी होगी, प्रोटोनेशन की प्रोसेस होगी। तो हमने जो बनाया था वो क्या था, नेगेटिव, ये S था, ये CH2 बॉन्ड CO बॉन्ड CH3 ये था। और इसमें प्रोटोनेशन की प्रक्रिया कराएंगे, यानी प्रोटोनेशन होगा वो किसके उपस्थिति में होगा, H+, मतलब ये H+ इसमें अटैक करेगा। तो क्या बना लेगा, ये H+ कहाँ पर अटैक करेगा, इस नेगेटिव आयन पर, इस पर अटैक करेगा। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा C6H5 बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड H बॉन्ड CH बॉन्ड H। इसको खोल कर लिख दिया अपन ने, ओपन करके। अभी आगे इससे सरलता रहेगी समझने के लिए। अब देखो यहाँ पर जो H+ प्रोटोनेशन हुआ, H+ आयन ने जो ऑक्सीजन पर अटैक किया वो यहाँ पर आकर के जुड़ गया। अब यहाँ से जल का समूह बाहर निकल जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से एक H। इस प्रकार यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, यानी डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और यहाँ पर जो डिहाइड्रेशन हुआ वो हमने इंड्यूज, मतलब क्या है, इंड्यूज कंडीशन में हुआ था। इंड्यूज कंडीशन में हुआ था, वो भी हीट दी थी कितनी, करीब 170 डिग्री से 180 डिग्री हमने हीट किया था, तब जाकर ये H2O बाहर निकल गया।
तो H2 बाहर निकलने के बाद में जो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा C6H5 बॉन्ड C H, चूँकि यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, तो डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C, इसको हम बंद करके लिख देते हैं CO CH3 के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं हम। तो देखो यहाँ पर जो अंतिम एंड मतलब क्या है, जो लास्ट स्टेप होगा वो होगा अपन का हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया होगी। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है जल अपघटन, बहुत से कहते हैं जल अपघटन करवाते हैं इसका। तो जल अपघटन करवाएंगे तो इसका जो जल अपघटन होगा वो इस प्रकार से होगा, यहाँ से टूटेगा ये, इधर की साइड OH, इधर की साइड H। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये बना अपन का CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो मेन प्रोडक्ट के रूप में हमारा जो बना ये बना सिनेमिक एसिड। इसको ही कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ये अल्फ़ा, ये बीटा और एसिड का रूप ये और एरोमेटिक ये, तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड, अल्फ़ा बीटा अनएसिड एसिड। और ये जो बनेगा वो CH3COOH बना, वो बना है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बनेगा ये। तो दोस्तों ये तो हो गई आपकी इंड्यूज मैकेनिज्म, जो कि BSc के लिए अवेलेबल थी, BSc वालों के लिए। अब हम आपको बताएंगे MSc हायर लेवल की जो मेन रिएक्शन होती है वो उसकी मैकेनिज्म बताएंगे। उसके लिए हम सेल्फ कंडेंसेशन पढ़ेंगे, सेल्फ कंडेंसेशन मैकेनिज्म। तो सेल्फ कंडेंसेशन मैकेनिज्म पढ़ने के लिए हम देखते हैं सेल्फ कंडेंसेशन। यहाँ पर ये ऊपर भी लिख लेते हैं हम MSc 4 MSc मतलब MSc वालों के लिए। तो ये है सेल्फ कंडेंसेशन। सेल्फ कंडेंसेशन भी जो मैकेनिज्म होती है वो इनोलेट आयन तक तो सेम इंड्यूस कंडेंसेशन के हिसाब से चलती है, लेकिन जो इसका जो थर्ड स्टेप होगा वो साइक्लाइजेशन, इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब इसमें एक बले बन जाती है, इस कारण से सेल्फ कंडेंसेशन और रिएक्शन कहती हैं। तो इसका जो हम वहीं से बताने वाले हैं, जो प्रोडक्ट बना था, सेकंड उत्पाद बना था, सेकंड स्टेप में जो उत्पाद बना था वो था आपका C6H5 बॉन्ड। ये था दोस्तों, आपको हम बता दें क्योंकि ये है इंड्यूस रिएक्शन में जो बना सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड की मैकेनिज्म में इंड्यूस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म थी उसमें सेकंड स्टेप में ये बना था, थर्ड स्टेप में ये बना था। उस थर्ड स्टेप वाले का आगे हम साइक्लाइजेशन कर देते हैं। साइक्लाइजेशन करते हैं तो साइक्लाइजेशन को हम लिखते हैं यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन कर देते हैं, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर जो रिंग बन जाएगी इस प्रकार से, देखो C6H5 बॉन्ड C
इसको लिख देते हैं H, इसको लिख देंगे O नेगेटिव। समझने की दृष्टि से बनाएंगे इसको। CH2 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे जो ऑक्सीजन था, फिर इस ऑक्सीजन के बाद ये कार्बन, इस पे जो डबल बॉन्ड था, और ये CH3 था। इस प्रकार से हमारी एक वलय बना दी हमने। अब वलय बनी तो उसमें देखते हैं हम कि यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पर अटैक करेगा। इस पर अटैक करेगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस ऊपर चले जाएंगे या ऑक्सीजन पर चले जाएंगे। तो आगे हम बताते हैं स्टेप में। C6 H5 C H, तो O है, ये CH2 है, ये C डबल बॉन्ड O है, ये ऑक्सीजन था, ये O नेगेटिव के रूप में बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो। फिर ये जो CH3 था और ऑक्सीजन इससे जुड़ गया कार्बन से। तो यहाँ दोस्तों यहाँ पर देखो एक वलय बन गई है, ये है इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो नेगेटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन वापस अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ देगा तो यहाँ का जो बॉन्ड है वो खुल जाएगा, ये और ऑक्सीजन पर अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो इसका आगे का जो स्टेप होगा वो बताएंगे आपको। कुछ इस प्रकार से खुलेगा, देखो CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बॉन्ड O और नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ ले आया तो ये इस पर नेगेटिव, अधिक इलेक्ट्रॉन के कारण नेगेटिव, ये चार्ज हो गया। यहाँ पर क्या है, बाईसाइक्लिंग डेरिवेटिव बनाया है। क्या बना, बीटा साइक्लिंग डेरिवेटिव, बीटा एसाइलिक यहाँ पर एक क्या बना है, बीटा एसाइलॉक्सी डेरिवेटिव का निर्माण हुआ है। अब हम आगे देखते हैं बीटा एसाइलॉक्सी डेरिवेटिव के बाद में आप क्या प्रक्रिया करवाते हैं। फिर इसकी जो प्रक्रिया होगी आगे वो होगी एनहाइड्राइड जुड़ेगा इसमें। क्या जुड़ेगा, एनहाइड्राइड। इसका दोबारा से क्या करवाएंगे, एसिड साइक्लाइजेशन करवा देंगे। मतलब क्या है, CH3 सीडल और नेगेटिव एसिटेट आयन अटैक करेगा इस पर। तो एसिटेट आयन जब अटैक करेगा तो कहाँ करेगा, देखो एसिटेट आयन, अटैक ऑफ एसिटेट आयन। या साइक्लाइजेशन कह सकते हैं इसको, ये साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन क्वेश्चन में लिखते हैं हम एनहाइड्राइड लिख सकते हैं। तो ये होगा, वो क्या होगा, CH3, ये पॉजिटिव था। ये इस प्रकार से ये एनहाइड्राइड का साइक्लाइजेशन करवाते हैं। तो ये जो समूह है वो अटैक करेगा, किस पर अटैक करेगा, अटैक ऑक्सीजन के समूह पर। जो ऑक्सीजन का समूह था उस पर अटैक करेगा। तो कहाँ पर करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज। दोस्तों आप देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता पड़ रहा होगा कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से जुड़ता है। तो इस प्रकार से ये अटैक करेगा, वो किस पर करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करने वाला है, इस पर अटैक करेगा। तो आगे का जो स्टेप बनेगा, देखो दोस्तों यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पर नेगेटिव चार्ज पर अटैक करेगा। तो ये यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा। तो ये किस प्रकार जुड़ेगा, देखो
इस प्रकार से बनेगा कुछ C6H5 बॉन्ड C, ये S था, ये ऑक्सीजन था, ये C, इसको तो हम ऐसे ही उतार देते हैं जैसा है वैसा। इधर से जो CH2 है वो C डबल बॉन्ड O, और O से जो अटैक किया था तो वो जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 के रूप में जुड़ जाएगा। इस प्रकार से बन जाएगा ये। अब ये इस प्रकार से बनेगा। तो अब इस पर एक स्टेप और होने वाला है, जो होगा वो स्टेप होगा कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन होगा वो एक बेस की तरह व्यवहार करेगा, बेस की तरह व्यवहार करेगा और वहाँ पर E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस होगी, E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस के होगी, और वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ऐसे ये कार्बोक्सिलेट आयन होगा वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, एक बेस की तरह व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम कार्बोक्सिलेट आयन एक्ट एज बेस की तरह व्यवहार करेगा, और जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, देन प्रोसेस बाय E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन देखो कैसे बनेगा। जो अटैक करने वाला है, तो पहले तो इसको वापस हम उतार देंगे, इस प्रकार से समझने की दृष्टि से अच्छा रहेगा। अब इस पर अटैक करने वाला था एसीटेट आयन, वो था CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। एसीटेट आयन ये था। अब ये अटैक करेगा, तो वो अटैक कहाँ पर करेगा, देखो दोस्तों, इसको हम खोल कर लिख सकते हैं। इसको CH2 को इसको लिखेंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दिया इसका नीचे वाला, तो ये अटैक करेगा। वो किस प्रकार से करेगा, यह नेगेटिव आयन इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो ये एसीटेट आयन इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा, अपने जो बंद के इलेक्ट्रॉनों को कहाँ पर दे जाएगा, ये यहाँ पर दे जाएगा, यहाँ पर दे जाएगा बंद के इलेक्ट्रॉनों को। तो यहाँ का जो बंद के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर चले जाएंगे, इस ऑक्सीजन पर चले जाएंगे। तो इस प्रकार से जो अगला स्टेप होगा वो होगा C6H5 बॉन्ड CH। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो बॉन्ड हाइड्रोजन के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आए हैं, उस कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। फिर ये जो है CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको जैसा का तैसा ही उतार देंगे वापस, ये उतार दिया। साथ में क्या बना, एक एसीटेट आयन तो यहाँ से ये निकल गया, एक ये निकल जाएगा। और एक क्या निकल गया यहाँ से, CH3 C डबल OH, ये एसीटेट आयन यहाँ निकल गया, और एक एसीटेट आयन है वो यहाँ से ये निकल गया। अब क्या करते हैं, इसका क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे हम, तो हाइड्रोलाइसिस के लिए आप जानते ही होंगे, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है जल अपघटन। जल अपघटन H2O की उपस्थिति में करवाते हैं। तो जल अपघटन होगा वो किस प्रकार से होगा, यहाँ से देखो, ये H तो इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा,
यदि यदि आप OH इधर लेना चाहते हो तो यहाँ से होगा फिर, तो इसलिए हम कहीं से भी कर सकते हैं इन दोनों जगह पे से। तो यहाँ से करेंगे तो ये H इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा। और यदि यहाँ से करते तो यहाँ OH आ जाता, यहाँ पर H आ जाता। इस प्रकार से ये जल अपघटन होगा, यानी हाइड्रोलाइसिस होगा, और हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनेगा अपन का C6H5CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C, एक और दो O, और ये एक और दो O और एक H, क्या हो गया COOH। दोस्तों मेन कंपाउंड के रूप में ये बना, मेन कंपाउंड बना, क्या नाम है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना। सिनेमिक एसिड भी इसका ही नाम है। और दूसरा जो कंपाउंड बनता है वो बनता है हमारा CH3COOH। इस प्रकार से हमारी जो रिएक्शन है दोस्तों, ये जो रिएक्शन है वो MSc या हायर लेवल वाले एजुकेशन या सिलेबस में आती है, पूछी जाती है। ये जो रिएक्शन है वो खासकर MSc वालों के लिए तो ये करीब 10 या 15 मार्क्स की होती है, और जो BSc वाले हैं उनके लिए ये जो रिएक्शन है वो 5 से 10 या 8 मार्क्स तक होती है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ये हमने आपको बताई। इसकी सेल्फ कंडेंसेशन बताई, इंड्यूस कंडेंसेशन रिएक्शन बताई। यदि आपको हमारी स्टडी समझ में आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में अपने जो दोस्त हैं उनको शेयर करें। धन्यवाद।